तारीख को नाज़रीन आज जश्न आज़ादी है, आज़ादी का दिन है। आज 14 अगस्त है। आज से 2 दिन पहले नाज़रीन मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए 2-3-4 दिनों से कि भाई जश्न आज़ादी के मौके पर एक बहुत बड़ा तोहफा है। इस बार इन्होंने हमें कैसा चूना लगाया है कि पूरी कौम को वो चूना लगा है कि कौम एक बार हिल के रह गई है। पाकिस्तान का कर्जा 100 ट्रिलियन पे पहुंच गया है। जी हाँ, कर्ज और वाजिबात 100 ट्रिलियन, 1 लाख अरब। मैं थोड़ा सा परेशान हूं, मेरी काम पे टाक गई हैं। सच तो साबित नहीं हुआ, कोई मामला बेहतर नहीं हुए, उल्टा ये हो गया। पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ गई, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। जबकि पाकिस्तान में सरमायाकारी बहुत कम हो गई, पाकिस्तान के कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ गए। ये सारी चीजें इन्होंने बढ़ाई है, कीमतें भी चीजों की बहुत बढ़ा दी, आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी उसके बाद जब बड़े बड़े दावे करके ये लोग आए थे। 14 अगस्त यानी पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, जब पूरा पाकिस्तान जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान की सेना और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपनी आवाम को एक ऐसा खौफनाक तोहफा दिया है जिसे सुनकर हर पाकिस्तानी खून के आंसू रो रहा है। जिस मुल्क की बुनियादी कर्ज पर टिकी हो, उसका कुल कर्ज अब सारे रिकॉर्ड तोड़कर 100 ट्रिलियन यानी 100 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए के पार पहुंच चुका है। आज दुनियादारी में बात करेंगे कि कैसे 14 अगस्त के इस मौके पर पाकिस्तान का आर्थिक संकट इतिहास के सबसे काले दौर में पहुंच गया है। हमें कैसा चूना लगाया है कि पूरी कौम को वो चूना लगा है कि कौम एक बार हिल के रह गई है। मैं आपके सामने इमरान खान का जब दौर खत्म हुआ था तो कर्जा 43,000 अरब था। डेट एंड लायबिलिटीज मिला के शायद 50 या 53 होंगी, 53,000। अब ये 100,000 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। ये हम जरा फिगर्स देखते हैं। ये मैंने बड़ी रिसर्च करके नंबर्स दी और फिर मैंने एआई को कहा कि यार तुम मुझे ना जरा ये इमेज बना दो, लोगों को समझने में आसानी होगी। आपने ये बड़े गौर से देखना है। पाकिस्तान का टोटल कर्जा नवाज शरीफ के पहले दौर में इसमें 58.3% इजाफा हुआ 1990 से 93। 1997 से 99 सिर्फ 2 सालों में पाकिस्तान के टोटल कर्जे में मजीद 37% इजाफा हुआ। नवाज शरीफ के तीसरे दौर में सिर्फ 4 सालों में, और मैं जानबूझ के 2017 से 18 नहीं डाल रहा जबकि तब भी नून की हुकूमत थी, कि कहीं शरीफैन ये ना कहें जी कि तब हमारी हुकूमत तो नहीं थी। नवाज शरीफ के 2013 से 17 के दरमियान एक बार फिर पाकिस्तान के टोटल कर्जे में 53% इजाफा हो, यानी हर बार जो पिछले पाकिस्तान बनने से लेकर इनके दौर तक कर्जा था उसमें कभी 58%, कभी 37%, कभी 53% इजाफा हुआ। फिर जब शहबाज शरीफ का दौर आया तो इसने इकट्ठा ही पाकिस्तान के टोटल कर्जे में 85% इजाफा कर दिया। और ये इजाफा सिर्फ जून तक के नंबर्स हैं, अभी जुलाई और अगस्त के नंबर मैंने इसमें नहीं डाले। और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के टोटल कर्जे में एक ही दौर में 86% इजाफा कर चुके हैं। पहले हम जरा ये नंबर मोटे मोटे देख लेते हैं और ये हम जरा नंबर देखते हैं जर्नैलों ने क्या कारनामे किए। अयूब खान, तस्वीरों पे ना जाएं, वो अयूब खान थोड़ा पुराना है तो उसकी इतनी अवेलेबल नहीं थी, तो इतनी एक्यूरेट नहीं बनी। अयूब खान पाकिस्तान के कर्ज में इजाफा करता है 242%, यानी पाकिस्तान का टोटल कर्जा जब अयूब खान ने कब्जा किया तो सिर्फ 6 अरब था। जब ये छोड़ के गया तो पाकिस्तान का कर्जा हो गया 21 अरब, यानी इसने 242% कर्जे में इजाफा किया। 243 कर लें राउंड फिगर। याया खान आया सिर्फ 2 सालों में, उसने पाकिस्तान का कर्जा 21 अरब से 30 अरब रुपए तक पहुंचा दिया, यानी कि इसमें 40% इजाफा कर दिया सिर्फ 2 सालों में पाकिस्तान के टोटल कर्जे में। फिर आते हैं मोहतरमुल मकाम ज़ियाउल हक साहब। पाकिस्तान का टोटल कर्जा होता है 86.3 अरब डॉलर, 3 अरब रुपए, 86.3 अरब रुपए। जब ये जहाज में टुकड़े टुकड़े हो जाता है तो पाकिस्तान का कर्जा 521 अरब पे पहुंच चुका होता है, यानी कर्ज में 500% इजाफा हो जाता है। फिर आता है परवेज मुशर्रफ, उसको पाकिस्तान का कर्जा मिलता है 3,000 अरब का, और वो जब छोड़ के जाता है तो कर्जा होता है तकरीबन 6,000 अरब, डबल कर जाता है, 103% इजाफा कर जाता है। आप अगर ये दोनों नंबर मिला लेना जर्नैलों के और शरीफों के, तो पाकिस्तान का टोटल कर्जा आपको नजर आएगा कि 70 से 80% जर्नैलों और शरीफों ने चढ़ाया। क्यों?
तो आने वाली गवर्नमेंट्स या तो तरक्की पे तवज्जो दे सकेंगी या फिर पिछली हुकूमतों के कर्जों को ही उतारती रहेंगी। जैसे कि जब मौजूदा गवर्नमेंट है ये आई थी तो उसने कहा कि हम पहली वाली जो पिछली गवर्नमेंट थी उसके कर्ज को उतारे हैं, मईशत को ठीक होने में टाइम लगेगा। तो ये बयानबाजी तो फिर साल दर साल चलती रहेगी। 19 खरब का था, 19 खरब का बजट था। अच्छा, अब 57.5% इस 19 खरब में से अगर निकाल लिया जाए जो कि एनएफसी के तहत सूबों का हिस्सा बनता है तो पीछे रह जाता है 42.5%, और वो 42.5% है 8 खरब। 19 खरब का 42.5% रफली 8 खरब बनता है। और 8 खरब आपने अपने इब्तिदाइये में हम सबको बताया है कि वो हमें कर्ज की मद में अदा करना है। तो इसका मतलब है कि वफाक जो है वो पहले दिन से ही, जब ये जो नया कोई भी माली साल स्टार्ट होता है तो पहले दिन से ही जीरो पे होता है। ये बात भी बारहा हमारे सामने आई है। तो इसका मतलब ये है कि जो इतना पैसा सूबों में जा रहा है, और जिम्मेदारी ग्रोथ की वफाक पे है, सूबों पे नहीं है। सूबे ग्रो नहीं करते, सूबे सिर्फ खर्च करते हैं। सूबे पैसे को इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं हमें उसका पता नहीं। फिर आपने बताया कि 3,33,000 हर बच्चे पे, पैदा होने वाले बच्चे पे जो भी पैदा होना है उसके ऊपर कर्ज ऑलरेडी तय हो चुका है, कितना कर्ज उसके ऊपर बन चुका है, ये भी हकीकत है। और फिर हमें ये भी पता लगता है कि 25 अरब डॉलर हर साल हुकूमत पाकिस्तान ने IMF के साथ मुआहदा किया हुआ है, और उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि हमने उसका बंदोबस्त करना। यानी वो तो देंगे अपने हिस्से का जो भी उन्होंने 2-3 अरब देना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक एक्सटेंडेड फैसिलिटी अरेंजमेंट के अंदर, लेकिन बाकी जो पैसे हैं वो 25 अरब जो कि आपको चाहिए, 25 अरब डॉलर, वो आपने खुद बंदोबस्त करना है। उसके लिए आप दोस्तों के पास चले जाते हैं। उसके बावजूद 8 खरब आप कर्ज की मद में अदा करते हो और फिर स्टार्ट जीरो से करते हो। फिर आप तवक्को करते हो कि ग्रोथ कहां से की जाए। नहीं हो सकती ग्रोथ, जाहिर है। अगर आपने कर्ज लेके बाकी को मत चलानी है, क्योंकि पहले दिन से ही जीरो है आप 8 खरब देने के बाद, तो यू हैव नो नथिंग लेफ्ट विद यू। ना आप ग्रोथ पे कर सकते हैं, ना आप किसी चीज पे कर सकते हैं, ना तनख्वाहें दे सकते हैं, ना कोई। तो बेसिकली आप एक बैंकरप्ट इकोनॉमी ऑलरेडी निजाम चला रहे हैं, बैंकरप्ट निजाम। तो पहला मामला क्या है कि आपको NFC अवार्ड को बहाल मजबूरी के तहत उसको रिव्यू करना पड़ेगा। उसके बाद जो पैसा सूबों को जाता है उसके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी कि वो जाता किधर है। अब बेशुमार खबरें उड़ती हैं कि पता नहीं कितने अरब उधर चला गया, कितने उधर चला गया। यानी ये सब कहानियां हमारे अखबारों में, सब हमारे इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम की जीनत बनती हैं। तो ये जो पैसा जाया हो जाता है सूबों के अंदर, कभी किसी के सेक्रेटरी होता है, जेवरात निकल आते हैं, लोगों के मालात निकल आते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है, ये चीजें तो फिर अफोर्ड नहीं की जा सकती। लेकिन ये सब कहां से हो रहा है हमें ये नहीं पता कि सिर्फ वफाक से, वफाक के पास पैसा ही नहीं होता, सूबों से ही हो रहा होगा जहां पैसा जाता है सबसे ज्यादा। और तीसरी बात, सूबों को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी कि ग्रोथ बेटा अब आपकी जिम्मेदारी है। अब आप ये वफाक के ऊपर जिम्मेदारी ना डालेंगे। वफाक जिस हद तक मुमकिन है सॉवरेन अपनी गारंटी देता है, पैसे सूबे अगर लिए जा रहे हैं, लोन्स लिए जा रहे हैं और उसके ऊपर अपने अखराजात किए जा रहे हैं। कुछ की मिसाल आपके सामने आई है, कभी वो बसों की सूरत में है, कभी किसी की शक्ल में है। तो ये वो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जिनको के आप, जिसके ऊपर पैसा 30% 40% वैसे ही कमीशन में खा लिया जाता है, क्योंकि ये बिल्डिंग्स हैं, सड़कें हैं, बसें हैं, फलाना है, इस तरह की तमाम चीजें साबित करने के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं है। बट हम जो आम फहम बड़ी बातें हैं हम उसके तहत बात कर रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस तरह ना इकोनॉमी चल सकती है, ना कोई रियासत और ना मुल्क चल सकता है। एक हुकूमत नहीं, आज की हुकूमत भी वही कर रही है जो कल की हुकूमत कर रही थी, कल की आने वाली हुकूमत भी यही करेगी जो आज कर रही है। तो बदकिस्मती हमारी ये है कि इस चीजों को, इनको करेक्ट करें, उसके बाद फिर जाके कोई मीनिंगफुल डिबेट बनती है। वरना हम इन फिगर्स को लेके बैठते गए और उनसे तो हमने आजादी हासिल कर ली, लेकिन जो उनकी बाकियात रह गई उनसे हम आजादी हासिल नहीं कर पाए। पाकिस्तान के शुरू में ही पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने चीजों को कंट्रोल कर लिया, फिर कायदे आजम के बाद आने वाले तमाम लीडरों को निशाने इबरत बनाया या उन्हें अपनी बी टीम बनाया। आज भी यही चल रहा है, हर दौर में कोई ना कोई इनके खिलाफ खड़ा होता है और हक के साथ खड़ा होता है, और बाकी लोग जो हैं वो सरेंडर कर जाते हैं। और जो इनके खिलाफ खड़ा हुआ या तो मारा गया या निशाने इबरत बन गया या फिर सरेंडर कर गया। हत्ता कि मुल्क 2 टुकड़े हो गया। जितना बड़ा ये मुल्क था उतना रहा नहीं, आधा मुल्क टूट कर अलग हो गया। लेकिन आज कम हुई ना, अब तक डॉलर नीचे आया। शहबाज शरीफ ने बड़े दावे किए, लेकिन वो झूठ बोलने की उनको आदत है। ये पूरा खानदान, शरीफ खानदान, कोई भी दावा करे वो तो अब सुनाने को भी दिल नहीं करता, क्योंकि इस खानदान के मुंह को झूठ की बीमारी लगी हुई है। ये बोलते ही झूठ है, ये सच बोलते ही नहीं है। तो डार ने भी झूठ बोला, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो कुछ कहा वो भी झूठा साबित हुआ, सच तो साबित नहीं हुआ। कोई मामला बेहतर नहीं हुए, उल्टा ये हो गया, पाकिस्तान में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ गई, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। जबकि पाकिस्तान में सरमायाकारी बहुत कम हो गई, पाकिस्तान के कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ गए। ये सारी चीजें इन्होंने बढ़ाई है।
कीमतें भी चीजों की बहुत बढ़ा दी, आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी उसके बाद, जब बड़े बड़े दावे करके ये लोग आए थे।